हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर इमाइल दुर्खिम के समाज में श्रम विभाजन सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं और उन्होंने जो दो प्रकार की एकता के रूप में श्रम विभाजन के प्रकार की चर्चा की है, उसमें यांत्रिक एकता की चर्चा हम कर चुके। आज हम देखेंगे सावयवी एकता। और सावयवी एकता के अंतर्गत हम सावयवी एकता की अवधारणा यानी सावयव से क्या मतलब है और ये अवधारणा उन्होंने कहाँ से ली, समाज और सावयव के बीच संबंध किस तरह से उन्होंने उसकी तुलना की है, और इसके बाद हम सावयवी एकता से उत्पन्न जो समाज में व्यवस्था है उस इस प्रकार के जो सावयवी समाज कह सकते हैं, सावयवी समाज की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम सावयवी एकता की बात करते हैं। दुर्खिम को जब मैंने आपको इनकी बायोग्राफी वगैरह बताई थी तभी मैंने कहा था कि वो स्पेंसर और कॉम्टे से प्रभावित हैं, और स्पेंसर ने डार्विन से प्रभावित होकर सामाजिक डार्विनवाद की जो अवधारणा दी उसमें उन्होंने विस्तार से सावयवी शब्द की व्याख्या की है। सावयवी शब्द का अर्थ होता है अवयव सहित या अंगों से मिलकर बनने वाली संपूर्ण रचना। ठीक है, तो ये जो सावयवी शब्द है, ये अंगों से मिलकर बनने वाली रचना का मतलब एक कोई संपूर्ण व्यवस्था के बारे में है, संपूर्ण संरचना के बारे में है। जो मानव शरीर है, डार्विन ने जीवों के उद्विकास में इसको लागू किया था, और उन्होंने जो उद्विकास की प्रक्रिया बताई उसमें सरलता से जटिलता की तरफ विकास के क्रम को बताया, और स्पेंसर ने इसी बात को समाज पे लागू किया। दुर्खिम ने उसी बात को अपने इस श्रम विभाजन के सिद्धांत में लागू किया। तो स्पेंसर को आगे बढ़ाते हुए उनके ही शब्दों को इस्तेमाल करते हुए दुर्खिम कहते हैं कि सरल समाज, छोटे समाज, आदिम समाज हैं, उनमें श्रम विभाजन कम विकसित है, अंग कम विकसित है, एक ही जो समूह है वो सारे काम कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह के जो समाज हैं उन समाजों में श्रम विभाजन कम है और उनमें जितने सदस्य हैं वो सभी समान रूप से काम करते हैं, इसलिए वो यांत्रिक समाज हैं। ठीक है, यांत्रिक एकता है। लेकिन हमें श्रम विभाजन के विकास को देखना है, तो जैसे जैसे दुर्खिम कहते हैं कि हम सरल समाज से जटिल समाज की तरफ जाते हैं, तो जटिलता के बढ़ने के साथ साथ जो है समाज का आकार बढ़ता है, लोगों की जनसंख्या बढ़ती है, और इसके साथ साथ जो समाज हैं उन समाजों में आवश्यकताएं बढ़ती है, और उन आवश्यकताओं के बढ़ने के कारण उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए नए समूह, संगठन और संस्थाएं जन्म लेती है। तो जैसे जैसे समाज विकसित होता है यानी सरलता से जटिलता की तरफ जाता है, वहाँ पर दो चीज़ें होती है। एक तो भिन्नता बढ़ती है, और भिन्नता बढ़ती है तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है विभिन्न समूह और उनमें स्पेशलाइजेशन आता है, विशेषीकरण आता है। ठीक वैसे ही जैसे हम अगर मनुष्य के शरीर की बात करें, ठीक है, मानव शरीर भी एक सावयव है। तो इस मानव शरीर को अगर हम सावयव के रूप में विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि इस पूरी संपूर्ण रचना, जैविक रचना जो मानव शरीर है बायोलॉजिकल, इसको मेंटेन रखने के लिए इसकी रचना में अगर हम देखें, इसकी बनावट को अगर हम देखें तो इसमें कई अंग हैं, कई प्रकार के, और सारे अंग भिन्न भिन्न स्वरूप लिए हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर भिन्न है और उनका फंक्शन भी भिन्न है। ठीक है, आँख की बनावट अलग है, नाक की बनावट अलग है, नाखून की अलग है, दांत की अलग है, मतलब अब कई सारे, और वो सारी सेल्स से बने हुए हैं, और सेल्स भी हर ऑर्गन की अलग अलग है। लेकिन इन सब के अलग अलग स्वरूप, अलग अलग संरचना और अलग अलग कार्य होने के साथ ही हम इसमें एकता किस रूप में देख सकते हैं, ये सभी अंग मिल करके इस संपूर्ण शरीर की रचना करते हैं। हम जिसको संपूर्ण शरीर कहते हैं वो शरीर क्या है, अंगों से मिलकर ही तो बना है। तो ये जो सभी अंग हैं वो मिल करके और इस पूरी संरचना को संभव बना रहे हैं। अब
दुर्खिम कहते हैं कि ये जो विभिन्न अंगों का कार्य और विभिन्न अंगों की रचना है, ये विभिन्न अंग के बीच में जो एकता है वो किस रूप में है। वो कहते हैं एकता इस रूप में है कि एक अंग अपना जो स्पेशल वर्क है, उसका जो स्पेशलाइज्ड यानी विशेषीकृत कार्य है और उसकी विशेषीकृत संरचना है, उस कार्य को करके और संपूर्ण के लिए अपना योगदान कर रहा है। लेकिन बदले में दूसरा जो अंग है वो भी उस अंग की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। ठीक है, तो जितने अंग हैं वो परस्पर स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने अस्तित्व के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर हैं। तो ये जितने भी अंग हैं, सावयव के जितने अंग हैं, वो सभी अंग स्पेशलाइज्ड होते हुए भी वो अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति सेल्फ नहीं कर सकते। वो किसी एक आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन दूसरी आवश्यकताओं के लिए वे अन्य समूहों पर या अन्य अंगों पर निर्भर हैं। और ये जो परस्पर निर्भरता है, ये परस्पर निर्भरता ही उनको जोड़े रखती है, उनको संबद्धता देती है, उनमें इंटीग्रेशन करती है, और यही सावयवी एकता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको बात। सावयवी एकता यानी जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन बढ़ता है तो उस स्पेशलाइजेशन के साथ स्वतंत्रता बढ़ती है, अंग स्वतंत्र होते हैं लेकिन वो जुड़े हुए रहते हैं। अपने अस्तित्व के लिए वे दूसरे अंगों के साथ जुड़े हुए रहते हैं। अगर शरीर को अगर हम देखें, शरीर में आँख देखने का काम करती है, लेकिन आँख को अगर शरीर से अलग कर दिया जाए तो वो कुछ नहीं कर सकती। उसका अलग अस्तित्व, उसका स्ट्रक्चर रहेगा, थोड़े दिन बाद वो खत्म हो जाएगी। लेकिन वो इस संपूर्ण व्यवस्था के साथ जुड़े रह कर के ही अपना विशेष कार्य कर सकती है और अपने अस्तित्व के लिए या उसका जो कार्य है उसको मीनिंग तभी मिलेगा, उसका अस्तित्व तभी बना रहेगा जब वो उस संपूर्ण व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई रहेगी। तो ये जो जुड़ाव है, ये संबद्धता है, यही सावयवी एकता है। दुर्खिम कहता है कि जब हम समाजों को देखते हैं तो जैसे जैसे समाजों का आकार बढ़ता है उसमें लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती है, और आवश्यकताएं बढ़ने के कारण अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अलग अलग प्रकार के समूह, अलग अलग प्रकार की संस्थाएं जन्म लेती है। लेकिन वो संस्थाएं इतनी विशेषीकृत होती है कि वो किसी एक क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करती हैं, वो कुशल होती हैं, लेकिन उनकी बाकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो अन्य पर निर्भर होती है। तो ये परस्पर अन्योन्याश्रितता या परस्पर निर्भरता या इंटरडिपेंडेंस जो है, यही उन सब संस्थाओं को, उन सभी समूहों को, उन सभी संगठनों को जोड़े रखती है। और एक भी अंग अगर बीमार होता है तो उसका प्रभाव संपूर्ण सावयव या संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था पर पड़ता है। तो इस रूप में दुर्खिम ने जो सामाजिक एकता के रूप में सावयवी एकता को बताया है, और उन्होंने कहा कि ये श्रम विभाजन के द्वारा ही समाज की इस आवश्यकता की पूर्ति होती है। यानी श्रम विभाजन होगा तो विशेषीकरण होगा, काम का बंटवारा होगा, लोग अलग अलग प्रकार के समूह जन्म लेंगे, वे अलग अलग प्रकार के कार्य करेंगे और उनमें अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे के साथ उनको संबद्ध होना पड़ेगा, और इस संबद्धता के कारण ही समाज बना रहेगा, समाज में नैतिकता बनी रहेगी, एकता बनी रहेगी और व्यवस्था चलती रहेगी। तो इस तरह से श्रम विभाजन समाज की नैतिकता या एकता की आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो आई थिंक आपको ये सावयवी एकता और सावयव और समाज और जैविक जो सावयव है उसकी जो उन्होंने तुलना की है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि जो सावयवी समाज हैं उनकी विशेषताएं क्या होती है। तो दुर्खिम ने बताया है कि जब हम किसी समाज को देखें और हम जानना चाहें कि यहाँ पर किस प्रकार की एकता है, तो हम उस समाज की विशेषताएं देख सकते हैं, और ये निम्न विशेषताएं अगर है तो वो सावयवी एकता वाला समाज है। तो जिस समाज में अगर
बहुत अधिक विभेदीकरण है, यानी बहुत अधिक भिन्नताएं हैं, बहुत अधिक विजातीयता है, भिन्न भिन्न प्रकार के समूह हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं। तो जितनी अधिक भिन्नता है, सावयवी एकता तभी होगी जब विभेदीकरण होगा या भिन्नता होगी। तो भिन्नता पर आधारित एकता है यह, ठीक है। सावयवी एकता भिन्नता पर आधारित एकता है। तो समाज में जितना विभेदीकरण होगा, मानव शरीर में आप देखिए भिन्नता है, अमीबा को लीजिए, उसमें भिन्नता है ही नहीं, एक ही कोशिका सारा काम कर लेती है। और मनुष्य के शरीर को अगर हम देखें तो मानव शरीर में जितने फंक्शन है सबको करने के लिए बिल्कुल स्पेशलाइज्ड, नाखून का काम, अंगूठे का काम, अंगुली का काम, जिसका जो काम है वो वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। तो ऐसे ही समाज में भी हम देख सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि समाज में परस्पर निर्भरता में वृद्धि होती है। जो सावयवी समाज होते हैं उसमें चूंकि स्पेशलाइजेशन है, तो जितने अंग हैं समाज के, जितनी संस्थाएं हैं, वो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। इस वजह से जो सावयवी समाज हैं उनमें विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का विकास होता है, व्यापार का विकास होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं हम देख सकते हैं। अलग अलग समूह जो है वो अलग अलग प्रकार के स्पेशल काम करके हमको देते हैं। आप आदिम समाज की आधुनिक जटिल समाजों से तुलना कीजिए, आप देखेंगे कि जो आदिम समाज है वहाँ पर आपको इतने बड़े कॉलेज नहीं मिलेंगे, इतने बड़े अस्पताल नहीं मिलेंगे, इतने स्पेशलाइज्ड आपको टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। उनका तो सिर्फ जीवन निर्वाह कि उनका शरीर चलता रहे, जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी करने के लिए वो बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी से काम चला लेते हैं। और हम जिन समाजों में रह रहे हैं, आधुनिक जटिल समाजों में, उन समाजों में हमारी भी उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही, लेकिन हमारे साधन अलग हैं, उसके लिए संस्थाएं अलग है, उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार का हम ज्ञान विकसित कर रहे हैं। तो ये दोनों डिफरेंट जो है अलग अलग प्रकार के समाज हमें दिखाई देते हैं। फिर दुर्खिम कहते हैं कि जो सावयवी समाज हैं उसमें कानून सबसे महत्वपूर्ण बात, दुर्खिम ने जो दोनों प्रकारों के समाजों को अलग किया है वो कानून के आधार पर किया है। तो यांत्रिक समाजों में उन्होंने दमनात्मक कानून की बात की, तो यहाँ पर उन्होंने प्रतिकारी कानून की बात की। और ये जो प्रतिकारी कानून है ये जहाँ होंगे यानी वो समाज सावयवी एकता वाला समाज है। फिर विशेषीकरण की बात हम कर चुके। जो सावयवी समाज हैं वो जटिल समाज हैं, बड़े समाज हैं और औद्योगिक समाज हैं। ऐसे समाजों में परंपरा और धर्म का महत्व कम होता है और व्यक्ति का महत्व होता है। व्यक्ति जो है अपने निर्णय स्वयं लेता है, उसकी इच्छा, उसकी भावनाएं महत्वपूर्ण होती है, वो सामूहिक चेतना से कम प्रभावित होता है। फिर इस प्रकार के समाजों की जो अर्थव्यवस्था होती है वो अर्थव्यवस्था बचत प्रधान होती है, बाजार प्रधान होती है, मौद्रिक अर्थव्यवस्था होती है। इसमें सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि जीवन निर्वाह से अलग बचत के लिए, भविष्य के लिए जो है, या अन्य लोगों की आवश्यकता पूर्ति के लिए और लाभ कमाने के लिए अर्थव्यवस्था जो है वो विकसित होती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था हमको दिखाई देती है। और फिर हम, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि सावयवी एकता भिन्नता पर आधारित एकता है। तो दो प्रकार की एकता, यांत्रिक और सावयवी एकता हमने देखी। और इसमें दुर्खिम ने बताया कि किस प्रकार से विभेदीकरण के बढ़ने के साथ विशेषीकरण बढ़ता है, और विशेषीकरण बढ़ता है तो भिन्नता होने के बावजूद भी, व्यक्तिवादिता होने के बावजूद भी, अलग अलग अंगों का स्वतंत्र कार्य होने के बावजूद भी वे सभी एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि वे जुड़े रहकर ही अपने अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। तो संपूर्ण के साथ अंग का संबंध, सावयव के साथ अवयव का जो संबंध है, या समाज के साथ व्यक्ति का संबंध, ठीक है ना, सावयव या संपूर्ण सामाजिक संरचना के साथ व्यक्ति का संबंध क्या है, इंडिविजुअल संस्था का संबंध क्या है, और कैसे दोनों के बीच में एक अन्योन्याश्रितता चलती है, इस बात की व्याख्या दुर्खिम ने अपनी इस एकता की अवधारणा के अंतर्गत दी है।